सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में ऐसा क्रांतिकारी स्पीच बाबा साहब का लेकर हम उपस्थित हैं, जो बाबा साहब ने दिया था 21 जुलाई 1946 के दिन। सामान्य साथियों, हम आपको बता दें 1946 यानी कि 21 जुलाई की बात हो रही है और इस समय तक जो भारतीय संविधान का निर्माण की बात जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी थी। ऐसे में आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में बाबा साहब इस बात को कहते हैं कि इस देश का कोई भी राजनीतिक दल हमारी आज़ादी की लड़ाई का समर्थन नहीं करता। आखिर वो कौन सी आज़ादी की लड़ाई थी जिसका कोई भी राजनीतिक दल समर्थन नहीं कर रहा था, बाबा साहब कहते हैं। तो आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में आप देखेंगे बाबा साहब कौन सी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। साथ ही साथ हम आपको बता दें, बाबा साहब इस बात को क्लियर कट आज के ही इस स्पीच में कहते हैं कि संविधान समिति में मैं न पहुंच पाऊं, इसलिए कांग्रेस ने बहुत सारे षड्यंत्र रचे। एक प्रश्न कॉमन तौर पर उठाया जा रहा था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ महारों के नेता हैं, न कि भारत के अस्पृश्यों के नेता। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये पूरी तरह से गलत है, झूठ है, सरासर झूठ है। जो लोग ये कहते हैं कि महाराष्ट्र के ही नेता हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो ये सरासर झूठ है। कि बाबा साहब कहते हैं कि हम पूरे भारत के अस्पृश्यों के नेता हैं, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें लेकर आज के डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में हम आपको बता दें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 का ये डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के तहत बाबा साहब का स्पीच लेकर हम उपस्थित हैं। तो शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश। बाबा साहब कहते हैं कि हम लोगों को राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक लोकतंत्र को भी प्रस्थापित करना चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है स्वतंत्रता, समता और बंधुता युक्त जीवन पद्धति। इसी कोटेशन के साथ शुरू करते हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत से। विषय आज का पहले ही हमने आपको बता दिया है कि इस देश का कोई भी राजनीतिक दल हमारी आज़ादी की लड़ाई का समर्थन नहीं करता है। तो ऐसी कौन सी आज़ादी की लड़ाई बाबा साहब लड़ रहे थे जिसका किसी भी राजनीतिक दल ने समर्थन नहीं किया था। सामान्य साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को इसके मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ये हमारा आपसे निवेदन है। क्योंकि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आप इस बात को देखेंगे कि बाबा साहब कितनी विषम परिस्थितियों में संविधान समिति का हिस्सा बने थे, स्वयं बाबा साहब बताते हैं आज के स्पीच में। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 पृष्ठ संख्या 34 से 38 तक का आज का बाबा साहब का स्पीच लेकर हम उपस्थित हैं। पूना शहर के अहिल्याश्रम में 21 जुलाई 1946 के दिन दोपहर 3:30 बजे एक सभा का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर महिलाओं तथा पुरुषों की भारी भरकम भीड़ को संबोधित करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, भाइयों और बहनों, यहाँ चल रहे सत्याग्रह का सिंह अवलोकन करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आपने अपने सत्याग्रह का खबरें भले थोड़ी थोड़ी ही क्यों ना हो अखबारों में छापी गई हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि अखबार वालों ने जो कुछ छापा है उसमें सत्याग्रह के बारे में थोड़ी सी भी सहानुभूति या आदर की भावना नहीं दिखाई गई है। उन्होंने लिखा है कि इस सत्याग्रह में केवल महार लोग ही शामिल हैं, क्योंकि मैं केवल महारों का ही नेता हूँ। उन्होंने प्रचार किया है कि मेरे साथ अन्य कोई भी नहीं है। इस तरह का प्रचार आजकल की बात नहीं है, वे हमेशा ही ऐसा करते आए हैं। पता चला है कि विदेशों में भी उसका थोड़ा असर हुआ है। कल कमीशन की ओर से पार्लियामेंट में एक भाषण हुआ था, उसमें कहा गया है कि मैं पूरे भारत का नेता नहीं हूँ, मेरे पीछे मध्य प्रांत और मुंबई के कुछ लोग हैं, बस उनका कथन असत्य, चालाकी भरा और घातक है। बाबा साहब इस बात को कहते हैं। हाल ही में बंगाल के चुनावों से उनके कथन का झूठ साफ हो जाता है। बाबा साहब कहते हैं कि भारत के पूरे अस्पृश्य समाज का समर्थन मुझे प्राप्त है। बंगाल का चुनाव इसका सबूत होगा, क्योंकि बंगाल में कोई महार नहीं है। बंगाल में नामशूद्र नामक जाति है। इन नामशूद्रों ने मुझे चुनाव में जिताया है।
अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके कथनानुसार अगर मैं भारत के सभी अस्पृश्यों का नेता नहीं हूं तो मैंने बंगाल से चुनाव कैसे जीता? अंग्रेजों ने कई बार घोषणा की कि अस्पृश्य समाज भारत की स्वतंत्र जमात है, लेकिन कैबिनेट मिशन के द्वारा अस्पृश्य समाज का कभी नाम नहीं लिया गया। उन्होंने अस्पृश्य समाज का नाम शामिल नहीं किया। उसी समय मैंने संविधान समिति में शामिल होने का निर्णय लिया। बाबा साहब कहते हैं मैंने निर्णय इसलिए लिया क्योंकि जो कैबिनेट मिशन था उसमें अस्पृश्य समाज का नाम तक नहीं लिया गया। अतः मजबूरी में कहें कि संविधान समिति में हमें शामिल होना चाहिए और मैंने ऐसा निर्णय लिया। अस्पृश्य समाज के कल्याण के लिए मेरा संविधान समिति में शामिल होना बेहद जरूरी था। संविधान समिति में मैं न पहुंच पाऊं इसलिए कांग्रेस पार्टी ने कई षड्यंत्र रचे। महाराष्ट्र के बहुत कम लोग हैं, उनमें मुझे शामिल न करने वालों को मूर्ख ही कहा जा सकता है। मिस्टर जयकर को वर्तमान पार्टी ने खत भेजा कि संविधान समिति का चुनाव आप लड़िए। मिस्टर मुंशी को बुलाया गया और कई अन्य लोगों को आमंत्रित किया गया। इतनी सुहागनों के बीच वास्तव में मुझे भी कुमकुम लगाना चाहिए था, लेकिन उनकी कोशिश मुझे विधवा बनाने की ही रही। एग्जाम्पल देते हैं बाबा साहब, उन्होंने इसके लिए बहुत कोशिश की, इसीलिए लक्ष्य को पाने के लिए मैं मुंबई छोड़कर बंगाल में चला गया। वहां मैंने महार जाति के लोग न होते हुए भी चुनाव जीता। इस बात को मेरे दुश्मन हमेशा याद रखें। इस सत्याग्रह में केवल महार लोग ही शामिल हैं, ऐसा कहा जाता है, जो कि सरासर झूठ है। पकड़े गए लोगों के नामों की फेहरिस्त आप देखेंगे, अभी अभी आप लोगों को पढ़कर सुनाई गई, उससे आप जान जाएंगे कि इस सत्याग्रह में महार या चमार, मांग आदि सभी जातियों के लोग शामिल हैं। मुंबई प्रांत में अन्य जाति के लोगों की तुलना में महार जाति के लोगों की संख्या ज़्यादा है। स्पष्ट है कि अस्पृश्य समाज के लोगों के उद्धार के आंदोलन में महार जाति के लोग बड़ी संख्या में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं है। किसी न किसी लालच के वशीभूत होकर ज़्यादातर लोग वर्तमान पार्टी में शामिल हो गए। कोई चमड़े का व्यापार करना चाहता है, इसलिए उसे चमड़ा पाना है। कोई मक्खन का व्यापार करना चाहता है, इसलिए उसे सफ़ेद रंग का पतला कागज चाहिए और इसीलिए वह कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहा है। कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य पाना चाहता है तो कोई नौकरी पाना चाहता है। हमारे आंदोलन में कोई अपना स्वार्थ साधने के लिए शामिल नहीं हुआ। किसी को देने के लिए मेरे पास नौकरियां नहीं है। हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दे सकते और मक्खन के लिए हम किसी को सफ़ेद पतला कागज भी नहीं दे सकते हैं। लोगों की हंसी और तालियों की आवाज़ आती है यहाँ पर। बाबा साहब कहते हैं कि हम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले रहे हैं। निस्वार्थ भाव से लोगों के शामिल होने में ही हमारे आंदोलन की सफलता निहित है। ऐसा नहीं है कि हमारे सत्याग्रह की कोई समझ न आने वाली बहुत बड़ी और गहरी वजह है। तीसरी पास बच्चा भी इसका मतलब समझ सकता है। इतना सब कुछ आसान है, लेकिन मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री मिस्टर बेर ने कहा कि उन्हें इसका मतलब समझ नहीं आ रहा। वैसे पागलपन का ऐसा सांग भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाप मरते समय अपनी संपत्ति किसे मिलनी चाहिए, इस बारे में वसीयत लिखता है। अंग्रेजों ने घोषणा की है कि वे इस देश को छोड़कर जा रहे हैं। मरने वाले बाप की तरह ही उन्होंने भी अपनी वसीयत लिखी है। अपने पीछे अपनी संपत्ति का वारिस कौन होगा, इस बारे में बाप जैसे निर्णय करता है, उसी प्रकार अंग्रेजों ने भी इस देश के वारिस का फैसला कर लिया है। उन्होंने घोषणा की है कि इस देश के असली वारिस होंगे दो लोग, एक हिंदू और एक मुसलमान। अस्पृश्यों का उन्होंने जिक्र तक नहीं किया। हमें लगा था कि इस देश का पुश्तैनी हक जब तय किया जा रहा है तो अस्पृश्यों को भी कुछ मिलेगा। हमें लगा था कि हिंदुओं को अगर अठन्नी मिलेगी तो हमें भी चवन्नी जरूर मिलेगी। लेकिन छल कपटी और बेहद चालाक अंग्रेजों ने अस्पृश्य समाज को धोखा दिया है। हिंदू और मुसलमान सत्ता के वारिस बन चुके हैं। सत्ता का हक हिंदुओं को मिला है। हमारा उनसे सीधा सवाल है कि मिली हुई सत्ता में हमारा हिस्सा कितना है। मिस्टर खेर का कहना है कि ये सीधा साधा और जायज़ सवाल उनकी समझ में नहीं आ रहा। उनका न समझना केवल एक ढोंग है। इस तरह अनजान बनने से कुछ हासिल नहीं होगा। बाबा साहब कहते हैं इस देश में सुखपूर्वक राज करना हो तो हिंदुओं को हमारे सवाल का जवाब देना ही होगा। अब तक हिंदुओं ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया है, इसी कारण हिंदुओं से हमारा झगड़ा है। अंग्रेजों से झगड़ने में हमें कोई फायदा नहीं। मरे हुए बाप से पुश्तैनी अधिकार के लड़ने में कहाँ की समझदारी है।
हमारी लड़ाई मुसलमानों के साथ नहीं है, क्योंकि वे हमारा विरोध नहीं करते। मुसलमान बहुल प्रांतों में हमारी मांगें पूरी करने के लिए वे तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को हमारे हकों के बारे में सार्वजनिक घोषणा करनी होगी। केवल खोखली बातों से अब काम नहीं चलेगा। हमारी पार्टी हमारी मांगों के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी को तुरंत श्वेत पत्र जारी करना होगा। इसके अभाव में अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुणे में शुरू हुई सत्याग्रह की ज्वाला पूरे देश में फैलने में देर नहीं लगेगी। हमारी मांगों की पूर्ति के लिए सभी प्रांतों में लड़ाई छेड़नी पड़ेगी। आज की हमारी लड़ाई अहिंसात्मक है। हमने अहिंसा का प्रभावी अस्त्र धारण किया है। अहिंसा के बारे में मिस्टर गांधी की अपनी एक व्याख्या है, लेकिन मेरी व्याख्या मिस्टर गांधी की व्याख्या से पूरी तरह अलग है। तुकाराम बुबा की जो थी वही अहिंसा की व्याख्या मेरी भी है। तुकाराम की व्याख्या के अनुसार बाबा साहब कहते हैं कि यानी प्राणियों पर दया जरूर करें, लेकिन दुष्टों का दमन भी करें। मुझे भी यही सही लगता है। इस व्याख्या का अनुसरण करते हुए हम अहिंसक सत्याग्रह करेंगे ही, साथ ही साथ कंटकों का खात्मा भी करेंगे। हमारे सत्याग्रह का आज भले उन पर कोई असर नहीं हुआ हो, लेकिन कुछ समय के बाद उनकी गर्दन हमारे सामने झुकने ही वाली है। अलग चुनाव क्षेत्र की हमारी मांग उन्हें माननी ही पड़ेगी। हमारी अलग चुनाव क्षेत्र की मांग कांग्रेस पार्टी के मन में डर का हवा पैदा करती है। हमें अलग चुनाव क्षेत्र मिलने से देश का बड़ा नुकसान होगा, ऐसा उन्हें लगता है, लेकिन उन्हें इस प्रकार डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलग चुनाव क्षेत्र से किसी का नुकसान नहीं होने वाला है। सिखों को अलग चुनाव क्षेत्र दिया गया और इसके कारण देश दो फाड़ नहीं हुआ है। 1934 तक जिन्ना कांग्रेस में थे, वे जब कांग्रेस पार्टी में थे तब कांग्रेस पार्टी में उनकी भगवान की तरह पूजा करती थी। उनकी देशभक्ति के स्मारक के तौर पर कांग्रेस पार्टी ने मुंबई में जिन्ना हॉल के नाम से एक इमारत खड़ी की थी। यही जिन्ना अलग चुनाव क्षेत्र से ही हमेशा चुनाव जीतते आए हैं। ये कोई ना भूले, जिन्ना के अलग चुनाव क्षेत्र के कारण अगर देश का कोई नुकसान नहीं हुआ तो अस्पृश्यों को अलग चुनाव क्षेत्र देने से देश का बड़ा नुकसान कैसे होगा, कहने का कोई अर्थ नहीं है। मैं पिछले 20 सालों से इस देश की राजनीति में हूँ। इन 20 सालों में देश के लिए नुकसानदेह साबित हो ऐसा कोई कार्य मैंने नहीं किया है। मेरे मित्र मिस्टर गोखले को इस बात का पता है। मिस्टर गोखले मुझे अपना दोस्त मानते हैं कि नहीं मानते हैं पता नहीं, लेकिन मैं उन्हें अपना दोस्त मानता हूँ। और यहाँ पर सभी लोग हंसते हैं। 22 राय की काउंसिल में अंग्रेज़ों को जोर देकर सवाल पूछने वाला अकेला मैं ही था। इन लोगों ने असली अंग्रेज को देखा नहीं होगा, देखा तो भी बौखला जाएंगे। हमारी लड़ाई हमेशा सिद्धांतों के लिए होती है। हमारा झगड़ा बहुजनों अर्थात 6 करोड़ अस्पृश्य जनता की ओर से है। हमें राजनीतिक सोचा चाहिए। मूर्खों के कारण अथवा धूर्तों के कारण हमारा कोई नुकसान ना हो, इस प्रकार उस स्वच्छा का स्वरूप होना चाहिए। हमारे आंदोलन में मूर्खों के लिए तथा धूर्तों के लिए कोई स्थान नहीं है। हम ऐसा आंदोलन खड़ा करना चाहते हैं जिसमें लुच्चों लफंगों के लिए कोई जगह नहीं होगी। अन्य लोगों की तरह हमें भी आज़ादी चाहिए। हमें किसी की भी विदेशियों की अथवा स्वदेशियों की गुलामी नहीं करनी है। हमें आज़ादी चाहिए, ये बाबा साहब कहते हैं, लेकिन उसी के साथ हमें प्रजातंत्र भी चाहिए। सत्ता अगर कुछ गिने चुने लोगों के हाथ गई तो इसका कोई भरोसा नहीं कि हमारे अच्छे दिन आएंगे। ये हमारा डर है और ये डर साधारण होने के कारण ही लगता है कि सत्ता आम आदमी के हाथ आनी चाहिए। हमारी पक्की धारणा है कि राजनीतिक सत्ता असल में किसानों मजदूरों के हाथ में होनी चाहिए। अन्य लोग भले कुछ भी कहें, हमें आज़ादी चाहिए और वो हम लेकर रहेंगे। इस देश की किसी भी जाति जमात अथवा वर्ग द्वारा हम पर शासन न चलाया जाए। हमें ऐसे राजनीतिक हक चाहिए कि उनके सारे हमें इस देश में सिर ऊंचा उठाकर जीने की आज़ादी मिले। गुलामी को हम अपने जूते की नोक पर रखेंगे। इस देश के बहुजनों की लड़ाई सही मायने में आज़ादी की लड़ाई है। इसके बावजूद इस देश के किसी व्यक्ति का हमारे आंदोलन को समर्थन नहीं है, सहयोग नहीं है, सहानुभूति नहीं है। पोस्ट की हड़ताल हो तो उसे सबका समर्थन मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा है कि आप उन्हें समर्थन न दें। इस देश में कम्युनिस्ट भी हैं, उग्र मतवादी हैं और भी मतांतरवादी हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी हमारी आज़ादी की लड़ाई के लिए समर्थन नहीं है। आप सभी लोगों को एक बात ध्यान में रखनी होगी कि हमें किसी का समर्थन मिले या ना मिले, हमें ये लड़ाई जीतनी है। अपने ही बलबूते हमें लड़ाई जीतनी है। हमें अपनी ताकत पर भरोसा करना है, उसी पर अपना दारोमदार रखना है।
अपने मजबूत संगठन के सहारे हम सभी दिक्कतों को लांघ सकते हैं। इस सत्याग्रह की सारी जिम्मेदारी केवल हम पर है। अब लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। सिर फूटे या माथा, हमें आखिर तक लड़ने का निश्चय करना होगा। महिलाओं के बारे में मैं 2 शब्द जरूर कहना चाहूँगा। महिलाओं का इस सत्याग्रह में सहयोग बड़े ही गर्व की बात है। वर्तमान पार्टी के आंदोलन में महिलाओं के सहयोग के कारण उन्हें बड़ा गर्व महसूस होता था, लेकिन आज के हालात से पता चलेगा कि अस्पृश्य समाज की महिलाएं भी अन्य महिलाओं की तुलना में किसी भी तरह पीछे नहीं हैं। हमारे आंदोलन को आज महिलाओं से भी बहुत बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। हालात अगर अनुकूल होते तो इससे अधिक महिलाएं कारागृह जाती। रोक लगा रखी, जिसकी वजह से हमारे सामने कई मुश्किलें हैं। इसी कारण सत्याग्रह के मोर्चे पर हम ज़्यादा लोगों को ला नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी की सरकार रोक को खत्म करे। अगर वे रोक खत्म करते हैं तो मेरी वर्तमान पार्टी को चुनौती है कि बड़ी आसानी से कम 1 लाख लोग कारागृह जा सकते हैं। मैंने देश को नुकसान पहुंचाने वाली कौन सी बात की है, इसका मुझे पता नहीं। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से लेकर मेरी सरकारी नौकरी तक सारे कामों पर वर्तमान पार्टी अपनी पैनी नज़र डाले। अंग्रेजों को डपट कर बताने वाले मंत्रियों में मैं प्रमुख था, और अंग्रेजों को देखकर भी जिन्हें डर लगता है वे मंत्री भी सदन में जाकर बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर इस प्रांत में जिन 15 लोगों को इस बार चुना गया है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अपने जीवन के कितने घंटे इस समाज के लिए और इस देश के लिए विकास के लिए लगाए हैं। अस्पृश्यों की उन्नति के लिए जिन्होंने पूरी ताकत लगाकर कोशिशें की, उन्हें जगह दिए बिना किसी अलग व्यक्ति को विधायक बनाया गया है। गरीबों का राज आए, प्रजातंत्र का शासन हो, और अगर कांग्रेस पार्टी की इच्छा हो तो पिछले 2000 सालों से जिन्हें हमेशा दबाया गया, उन बहुजनों को 6-7 करोड़ अस्पृश्यों को उनके उचित व अति आवश्यक हक मिलने चाहिए। बाबा साहब आज की क्रांतिकारी स्पीच में देखिए बहुत सारी बातें यहाँ पर कहीं, आपने हर पॉइंट को ध्यान से सुना, गंभीरता से आप चिंतन करेंगे, और चिंतन करने के बाद जो निष्कर्ष के तौर पर आप देखेंगे, कंक्लूड करेंगे आज के बाबा साहब के स्पीच को, और समाज को जन जागरण में आज की स्पीच को आप जरूर रखेंगे, समाज के बीच में रखेंगे या शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए, तो समाज जागरूक होगा। इसी के साथ यहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश जरूर समाप्त हुआ, लेकिन बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा वैचारिकी सेंटर बनाने पर इस समय जोर शोर से काम चल रहा है, जिसका SBI अकाउंट और IFC कोड बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के नाम से है, जो कि आपके सामने यहाँ है। आप चाहें तो इतिहास में नाम दर्ज कराने के लिए आप भी धमदान कर सकते हैं। सम्मानित साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश लेकर आए थे हम प्रेरणा स्रोत मिशन एक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का, नई दिल्ली, एवं संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, नई दिल्ली। नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।